तो आज हम लोग सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट का जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके आज थर्ड लेक्चर को हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। शुरू के दो लेक्चरों में इसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, इमिशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, इन सब कंसेप्ट को हम लोग कवर कर चुके थे। लास्ट क्लास में हमारे आपके बीच में डिफरेंट वेवलेंथ के या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लाइट्स के बारे में बात हुआ था। फिर उसमें कहा गया था कि इंफ्रारेड क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे क्या होता है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, गामा रे की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इन सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके थे। इस क्लास में आज हम लोग सबसे पहले इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी के कुछ प्रिंसिपल हैं उनके बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद बेयर्स लॉ को पढ़ेंगे। बेयर्स लॉ के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ जो उसका जो वेवलेंथ होता है या उसके साथ जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी क्या रिलेशनशिप होता है, और उन दोनों रिलेशनशिप को कैसे हम आगे चलकर न्यूमेरिकल पर रखते हैं। इस सारी डाटा को हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हमको बार बार आपसे कहते हैं कि ये चैप्टर जो है देखने कहने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगता है, पर इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का मिक्सचर है। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो अगर आप थर्ड ईयर में केमिस्ट्री अगर लेते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की शुरुआत में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको इस सारे कंसेप्ट का यूज होगा। वह एक होगा आपका कोऑर्डिनेशन, वहां पर आपको लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स के बारे में पढ़ना होगा। वहां पर भी पूरा बेयर्स लॉ का या पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज है। और एक और चैप्टर वहां पर है, उसका नाम ही इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रा। तो वहां पे तो ये पूरी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही फोटोकॉपी वहां डाल दिया गया है। उसमें कुछ कंसेप्ट का यहाँ से लिया गया है, कुछ कंसेप्ट को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया था, कुछ कंसेप्ट जो है वो आपका मेटेलिक लिगेंड से लिया गया है, जहां पर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में सीखना है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो है वह तीनों केमिस्ट्रियों का मिक्सचर है, मतलब कि आप ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का तीनों को मिलाकर ये जो है चैप्टर बनाया गया है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है, इसीलिए थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। तो आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा इस चैप्टर में, और समझने की कोशिश करिएगा। ये बेसिक छोटी छोटी बातें आप समझने लगेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझा जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग को शुरू क्या करना है कि इसमें आज हम लोग बस छोटा सा 2-3 कंसेप्ट कवर करेंगे। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है कि अल्ट्रावायलेट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे मजेदार बात आती है कि जब अल्ट्रावायलेट या स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आती है तो जो भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट या विजुअल या स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास है, एंड खासकर ये जो चैप्टर हेडिंग होता है अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, यहां पर आप ये विजुअल जोड़ लीजिएगा। यहां पर जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि हम लोग जो यूवी इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि उस लाइट के बारे में पढ़ेंगे जिस कलर को हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग साथ विग्योर या बैनिया पिनाला जिसको हम लोग देख लेते हैं। आज थोड़ी सी उसकी कंसेप्ट को सीखेंगे। खासकर हमारे सिलेबस में जितने भी कंसेप्ट है वो खासकर इसी कंसेप्ट के बारे में, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है वो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की है, उससे अधिक हम लोग को नहीं सीखना है। ठीक है, क्योंकि हम उसी कलर को देख सकते हैं, तो जिस कलर को हम देख सकते हैं क्यों ना हम उसी कलर के बारे में बात करें। बाहरी कलर के बारे में हमको बात करने से क्या मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कहें तो अगर अल्ट्रावायलेट की बात करें तो कहते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट का रेंज होता है, आपको बताएं अल्ट्रावायलेट का रेंज जो होता है वह हमेशा 100 से 400 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, 100 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच का रेंज होता है, वह होता है यूवी का, अल्ट्रावायलेट का। और जो विजुअल स्पेक्ट्रम का होता है जिसे हम लोग देख लेते हैं, उसका रेंज जो होता है वह 400 से लेकर 700 नैनोमीटर का बीच का। मतलब कि यूवी रे और क्या कहते हैं विजुअल रे, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो यूवी रे होता है ये 2 भाग में बढ़ता है, एक होता है फार यूवी और एक होता है नियर यूवी। आपको बताएं
ये फार यूवी और नियर यूवी का जो कंसेप्ट है, जहां पर फार यूवी का मतलब होता है 100 से 200 नैनोमीटर का जो रेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं फार यूवी, ठीक है। और जो 200 से लेकर 400 नैनोमीटर का रेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं नियर यूवी, ठीक है। मजेदार बात आपको यह बताया कि हर कॉम्प्लेक्स का अपना अपना स्पेक्ट्रम होता है, मतलब हर कॉम्प्लेक्स जो मान लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स की अपना अपना रेंज होता है। आप ऑक्सीजन को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो क्योंकि उसके नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वह यूवी रे के बराबर होती है, करीब करीब उसका 150 से 200 करीब होता है। वहीं नाइट्रोजन को भी अपने आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसका यूवी रेंज फ्रीक्वेंसी जो होती है करीब करीब 150 से करीब होती है। तो कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो यूवी रेंज हमारे पास होते हैं करीब करीब या तो वो 100 से 200 या 200 से 400, ऐसे कैटेगरी में इसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया आपका नियर और एक हो गया फार, ठीक है। अब सोचो, कहा है कि जो भी हमारे पास ये यूवी रेंज होता है करीब करीब, अगर हम बात करें जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है वो करीब करीब जो होती है वह 200 के करीब होती है। ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 200 के करीब होती है, और वहीं नाइट्रोजन का जो होता है वह करीब करीब 150 या उससे कम होता है। तो इसीलिए जो भी रीजन हमारे पास होगा कि अगर नाइट्रोजन की जो फ्रीक्वेंसी होता है या ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी करीब करीब 150 के करीब करीब होता है, कहते हैं कि यही सब रीजन के कारण अगर 150 के नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी का रेंज जब 150 नैनोमीटर के नीचे चला जाता है तो उस स्थिति में हम किसी भी कलर को या किसी भी मॉलिक्यूल्स को जल्दी हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। देखने के लिए तो हम लोग 400 तक भी नहीं देखते हैं, लेकिन खासकर कहा जाता है कि ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वह करीब करीब 150 नैनोमीटर के रेंज के करीब होता है, ठीक है। कहते हैं कि जब 150 नैनोमीटर का जो रेंज मिलता है उसके नीचे का जो रेंज होता है उस रेंज को हम लोग कहते हैं वैक्यूम रीजन। तो आपको हम तीन रेंज आप सीख लिए, एक नियर यूवी, एक हो गया फार यूवी। ऑक्सीजन का रेंज जो होता है करीब करीब 200 नैनोमीटर के करीब होता है, नाइट्रोजन का जो होता है वो 150 नैनोमीटर करीब होता है। और अगर स्पेक्ट्रम का वो रेंज जो जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 150 नैनोमीटर से कम होता है तो उस रीजन को हम लोग कहते हैं वैक्यूम रीजन, ठीक है। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। ऐसे तो आप इसको लिख ही लेंगे कि आपको कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। लिखिए द यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम 100 to 400 nanometer, while the visible region extend from 400 to 800 नैनोमीटर। 720 से करीब होता है रेड का, इसलिए 800 नैनोमीटर। The UV region is further divided into two separate regions. The UV region further divided into two separate regions that extend the extension from 100 to 200 nanometer is known as far UV region, and extend from 200 to 400 nanometer referred to as near UV region। हो गया, नीचे लिखिए। This subdivision is essential for particular purpose at or below 200 nanometer oxygen absorb strongly, hence measurement in this region are done by fusing the instrument with nitrogen
However, however, ni- however, at 150 nanometer or below, nitrogen being to absorb. Hence, the region below 150 nanometer can be studied only by means of evacuated instrument. For this region, यहां रीजन का स्पेलिंग RESON, कारण रीजन, द रीजन ऑफ, अब यहां एरिया REGION, द रीजन बिलो 150 नैनोमीटर इज नोन एज वैक्यूम रीजन, नोन एज वैक्यूम रीजन। तो कहा कि ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होती है वो करीब करीब 200 नैनोमीटर की होती है या उससे करीब कम होती है। तो अब ऑक्सीजन की मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है वो करीब करीब 150 होती है। तो नाइट्रोजन से आप ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लोगे। अब बात यह है कि नाइट्रोजन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में 150 से 150 से कम होता है तो वहां पर वैक्यूलेटेड इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि 150 के नीचे का जो रीजन होता है वह वैक्यूम रीजन होता है। ठीक है, तो चलो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद नीचे आते हैं। अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ, हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। हो गया। अब देखो कहते हैं कि जो भी हमारे पास इसका रीजन, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि वह तो यो यूवी रे हो या अल्ट्रावायलेट रे हो, मतलब सॉरी यूवी हो या आपका विजिबल रे हो। ठीक है, जब आप इसको किसी भी सॉल्यूशन से पास कराओगे, वो कोई भी सॉल्यूशन क्यों ना हो, तो आपको पता है कि जब किसी सॉल्यूशन से पास कराओगे तो ऐसी स्थिति में उसके फोटोन के पार्टिकल्स उसमें मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइट है तो लाइट के जो फोटोन के पार्टिकल्स जो होंगे उस सॉल्यूशन से मूव करेंगे। अब उस सॉल्यूशन से जब मूव करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स की अपनी एनर्जी होगी। मतलब कि यहां पे दो लोग हो गए, एक फोटोन की एनर्जी और एक पार्टिकल्स के जो उसके अंदर सॉल्यूशन है उसकी एनर्जी। ये दोनों जो होंगे आपस में टकराएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप कोई अगर सॉल्यूशन ले रखे हुए हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सॉल्यूशन के सारे पार्टिकल जमीन पर बैठ गए, बिल्कुल नहीं। वो सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होंगे वो उसमें रोटेट करते होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब फोटोन पार्टिकल्स उससे पास करेगा तो उस फोटोन के जो एनर्जी होगा वो पार्टिकल के एनर्जी से आपस में आकर स्ट्राइक करेगा, तो टकराएगा। तो टकराने के बाद ये जरूरी नहीं होता है, अब जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन का जो एनर्जी पार्टिकल्स होगा उसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी और फोटोन की अपनी एनर्जी वही होती है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों की एनर्जी की वैल्यू आपस में बराबर हो। अगर दोनों की एनर्जी की वैल्यू आपस में बराबर होती है तब वो एब्जॉर्प्शन होता है। तब वो जाकर क्या करेगा, जब दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी आपस में बराबर हो जाएगा तब जाकर वो प्रिज्म पर क्या होगा, एक स्पेक्ट्रम बनेगा और वहां पर ये मतलब कि वो बताएगा कि हाँ ये पार्टिकल्स का फ्रीक्वेंसी, मतलब फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी SC/λ। ठीक है, ये हमारे पास जो एनर्जी आपके पास आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल्स फोटोन की पार्टिकल्स की एनर्जी जब दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी पर उसका एक इमेज तैयार होता है। तो कहते हैं कि जब भी पार्टिकल्स स्ट्राइक करेगा तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का एनर्जी और जब तक स्पेक्ट्रम का फोटोन का एनर्जी आपस में बराबर नहीं होगा तब तक वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे। यही प्रिंसिपल है कि सबसे बड़े, अब इस काम करते हैं प्रिंसिपल को पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको कर ही दिया फिर बताते हैं आपको। लिखिए, व्हेनेवर अल्ट्रावायलेट और whenever ultraviolet or visible radiation pass through a solution of organic compound, it's either absorbed or transmitted according to wavelength, wavelength and the molecules structure of the organic compounds
organic compounds as a result of absorption of energy, as a result of absorption of energy, an electron is excited from the ground electronic state to some higher electronic state, some higher electronic state. During the absorption process, some of the molecules of the organic compound will be collide with the photon of the radiant energy, although a large number of such photon molecules collision are possible, but only those will lead to absorption of energy, in which the energy of the photon exactly match the difference in energy of the electron, in the ground and excited state of the molecule as illustrated. तो कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स है कि जब भी कोई सॉल्यूशन से क्या करेंगे कि लाइट पास कराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस सॉल्यूशन के पास क्या होगा भाई, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि अपना एक्साइटेड स्टेट को चेंज करें। तो एक्साइटेड स्टेट तब चेंज करेगा जब वो एनर्जी का लेवल क्या करेगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब जिस स्टेट में मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहा था उस स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो तो जब तक उसको एनर्जी आप नहीं दोगे तब तक वो दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा। तो कहा कि जब आप पहले से दूसरे में जाते हैं तो जाने के दौरान हमारे पास एनर्जी होगा, तो उस एनर्जी से जब वो जा रहा था तो ऐसी स्थिति में लाइट पास कराने के बाद जब फोटोन पार्टिकल्स उस पर अटैक करेगा जाहिर सी बात कोलिजन होगा। और कोलिजन तब होगा कब एक दूसरे को एग्जैक्ट कोलिजन होगा जब दोनों की एनर्जी की वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब आपस में बराबर होगी तो ऐसी स्थिति में कोलिजन जो होता है वह स्ट्रॉन्ग कोलिजन होता है, और वही जो होता है आगे चलकर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। या तो क्या करेगा वो एब्जॉर्ब करेगा तो रिपेल करेगा। रिपेल कब करेगा, जब एनर्जी की वैल्यू बराबर नहीं होगी। एब्जॉर्ब कर करेगा जब उस लाइट को कहेगा कि नहीं ये हमारा लाइट है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो फोटोन की एनर्जी के बराबर आपस में अगर बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन क्या करेगा, वो पार्टिकुलर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, मतलब वो पार्टिकुलर कलर देगा। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल्स है अपने स्टेट लेवल को चेंज कर रहा है, मान लीजिए कि हमारे पास अगर दो लेवल है, इस लेवल को हम E1 और इस लेवल को हम E2 कहते हैं, ठीक है। अगर ये E2 जो है वह हमारे पास अगर जो एक्साइटेड स्टेट है और ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो अगर ये E1 से कूद कर अगर E2 जाता है तो ऐसी स्थिति में जो चेंज इन एनर्जी होगा इक्वल टू कितना होगा, E2 माइनस ग्राउंड स्टेट को आप E1 मान लोगे और ये तो क्या होगा E2 माइनस E1। तो जो E2 माइनस E1 होता है वह जो होता है वह H म्यू के बराबर होता है। पढ़े हो ना H म्यू, या जो चेंजिंग होता है मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब कि कितना H म्यू, और चूंकि आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो यहां से डेल्टा E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आ गया HC अपॉन लैम्डा। अब जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए कि ये तो हो गया आपका नॉर्मल एनर्जी, लेकिन अब पार्टिकल के एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर मोल पूछा जाए, क्योंकि जब भी हम लोग एनर्जी एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन पर मोल पूछा जाए तो क्या होगा, एवोगाड्रो संख्या यानी NaHC अपॉन लैम्डा। यह हमारे पास क्वेश्चन होता है। अब देखो मान लो कि हमारे पास जहां आपको n जो है वह एवोगाड्रो नंबर है, बताइए h जो है वह प्लैंक कांस्टेंट है, c जो है वह स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है वह आपका वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर मोल अगर हम बात करें, अगर हम एनर्जी एब्जॉर्प्शन पर मोल अगर हम वैल्यू रखें, मान लीजिए कि हमारे पास कोई लाइट हो, कोई भी वैल्यू अगर हम आप रखने की कोशिश करें, हम मान लीजिए कि इसमें Na कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, वेवलेंथ केवल चेंज होता है ना। तो अगर मान लीजिए कि हम तीनों की वैल्यू रखें तो एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.623 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड, -30 जूल सेकेंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। और नीचे जो हमारे पास वेवलेंथ होगा, इसके वैल्यू हम लोग नहीं पता है तो इसको ले लेंगे नैनोमीटर में। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू करीब करीब आता है 2.86 इंटू 4.8 18 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल सेकेंड अपॉन वेवलेंथ, किसमें, नैनोमीटर में। अनेक कह सकते हैं कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब जो कैरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक डाटा निकल गया, अगर सपोज करिए कि अगर यूवी रे है, अगर अल्ट्रावायलेट रे है, अगर अल्ट्रावायलेट रे का मान लीजिए आप इसको उतार लिए है ना, उतार लीजिएगा तो छोड़िएगा मत। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यूवी रे का कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए कि यूवी रे है और उसका वेवलेंथ जो है वह करीब करीब 258, मान लीजिए कि आपका करीब करीब 286 नैनोमीटर है। रखिए डाटा आपके पास, जैसे आप इसके डाटा रखते हैं तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 286 इसकी वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखकर आप क्या करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करके फिर बताइएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब आप इसको वैल्यू रखेंगे तो वहां पर आपका कुछ यहां पर 286 नैनोमीटर है, उसको रखिएगा, उसके बाद उसको मीटर में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद कैलकुलेट करके बताइएगा। तो इस तरह से जो भी हमारे पास वैल्यू आता है एक सफिशिएंट वैल्यू होता है। ठीक है, अब मतलब कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद करीब करीब जो इसकी वैल्यू हमारे पास, अगर मान लीजिए कि यहां पर 286 से कितना है, आप रखेंगे जब वैल्यू यहां पे तो 286 से 2.86 4.18 और इंटू 10 टू द पावर 7 जूल सेकेंड अपॉन में 286 इंटू 10 टू द पावर कितना, -10। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 9 हो गया। तो नैनोमीटर है, जब इसको -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका मीटर में। ठीक है, अब इससे आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो यहां देखो, इसको अगर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने के दौरान क्या होगा कि हमारे पास अगर इसको हम निकालने की कोशिश करें तो इसको हम लिख सकते हैं 404.18 जूल पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां 2.18 अगर करना होगा तो इसको 2 पर लेके जाओगे तो यहां से हो जाएगा 10 और ये यहां से आपका कट जाएगा, तो करीब करीब आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वहां पर आपको किलो, आप एक काम करिएगा, ये आपका जूल पर सेकेंड में है, जूल पर सेकेंड को आप क्या करिएगा, ये नैनोमीटर आप रखिएगा, फिर उसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये जो डाटा हमारे पास आएगा, जो भी डाटा आएगा आपका वो आएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल में। ठीक है, अब जो जूल पर मोल मिलेगा उसको आप क्या करिएगा, किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग, आपको पता है 1 किलो कैलोरी पर 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना पर मोल, कितना जूल,
4.18 इंटू 10⁻³ जूल। लो, एक डाटा बड़ा अच्छा मिल गया, आपको पता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। अब एक काम करेंगे कि चूंकि 1.1 10⁻³ जूल होता है 1 किलो कैलोरी बराबर, तो आप एक सबसे सिंपल तरीका है कि जब आप इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप इसे जब डाटा रखिएगा, डाटा रखने के बाद फिर इस डाटा को कैलकुलेट करिएगा किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। और किलो कैलोरी पर मोल में डाटा निकाल कर फिर बताइएगा कितना आ रहा है। अब मान लीजिए कि हमारे पास, तो कह सकते हैं कि ये काफी अधिक एनर्जी होती है, एक सफिशिएंट एनर्जी होती है किसी भी केमिकल चार्ज के लिए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी हमारे पास विजुअल रे होता है, इनकी रेडिएशन एनर्जी जो होती है वो काफी हाई प्रोफाइल एनर्जी के रूप में काम करती है। तो आप नीचे लिख लीजिए, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सफिशिएंट टू bring about a chemical changes, that is why photochemical radiation are usually carried out with UV or visual ray। Thus absorption of energy in UV or ultraviolet region, thus absorption of energy of ultraviolet or visual region occurs due to transition between electronic energy level within the molecule, that is why UV visual spectroscopy is called electronic spectroscopy। तो ये है आपका पूरी कहानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, तब अब हम लोग सीखना शुरू करेंगे कि जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होते हैं, या जो हमारे पास है क्या कहते हैं रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होते हैं, तो उस स्थिति में जो एब्जॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल्स का वो कितना होगा। कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का, अगर कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर हो या होमोजेनियस मीडियम हो, तो कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बाय होमोजेनियस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन है मोनोक्रोमेटिक मीडियम का मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का, किसके द्वारा, होमोजेनियस मीडियम द्वारा। The absorption of monochromatic radiation by the homogeneous medium, the absorption of monochromatic radiation by homogeneous mixture is directly proportional to number of absorbing molecules। फिर से सुनिए कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बाय द होमोजेनियस मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, फिर से सुनो। द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक क्या चीज, रेडिएशन बाय किसके द्वारा, होमोजीनियस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स।
पता है, इसी को आगे चलकर हम एक रूल के नाम से जानते हैं, एक नियम होता है, हम लोग कहते हैं बेयर्स लॉ। बेयर्स लॉ यही है कि अकॉर्डिंग टू बेयर्स द एब्जॉर्प्शन, अकॉर्डिंग टू बेयर्स लॉ, क्या बेयर्स लॉ कहता है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बाय द होमोजेनियस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए लॉ ऑफ लाइट, लॉज ऑफ लाइट अब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस, ABSORBANCE, लॉज या लॉज जो भी आप पढ़ते हो, ऑफ लाइट एब्जॉर्बेंस। उसमें सबसे पहला लिखो बेयर्स लॉ, BEER पोस्ट ऑफिस, बेयर्स लॉ लिखिए। अकॉर्डिंग टू बेयर्स लॉ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन by the homogeneous medium is proportional to number of absorbing molecules. Number of absorbing molecules. दूसरा लिखो लैम्बर्ट रूल या लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ देखो, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन absorbed by homogeneous medium is independent to intensity of incident radiation. The fraction of incident monochromatic radiation absorbed by homogeneous medium is independent to intensity of incident radiation. तो पहला कहा कि जो एब्जॉर्प्शन होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, वो उसके जो रेडिएशन नंबर होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन नंबर के। तीसरा कहता है कि मान लीजिए कि जो भी इंसिडेंट लाइट एंट्री करता है किसी होमोजीनियस मिक्सचर में, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो कभी भी एक दूसरे पर मतलब हमें इंटेंसिटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। यानी सीधा से कहता है कि द फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट या रेडिएशन बाय द होमोजेनियस मीडियम, द इंटेंसिटी मतलब जो मीडियम है इज इंडिपेंडेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब कि जो इंसिडेंट रेडिएशन मतलब जो लाइट एंट्री करता है वो कभी भी होमोजेनियस मीडियम पर कभी डिपेंड नहीं करता है। ये थोड़े कहेगा कि नहीं है, हम अपने पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि जब भी पार्टिकल्स का जो रेडिएशन होगा, रेडिएशन एनर्जी जो होगा उसका वेवलेंथ होगा वो हर मीडियम में सेम होगा। क्योंकि अगर वो कोई मीडियम हमारे पास अगर वैक्यूम में वो दिखा रहा है कि वो रेड कलर का है, अगर सेम इंटेंसिटी या सेम वेवलेंथ अगर उसे वाटर में भी मिलेगा तो वो रेड कलर का ही दिखाई देगा, व्हाइट कलर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे कहता है कि जो रेडिएशन है मोनोक्रोमेटिक लाइट का एब्जॉर्प्शन, जो मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन है होमोजेनियस मीडियम का, वो उसकी जो रेडिएशन होती है वो कभी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये इसका दोनों लॉ। अब कहते हैं दोनों लॉ को आपस में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद जब हम लोग आपस में एक दूसरों को मिलाते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग बेयर्स लेबर्ट लॉ। नीचे लिखिए, combination of two law, the following empirical expression are called Beer-Lambert law. Beer-Lambert law. तो लॉग रूल होता है log I2 अपॉन I0 अपॉन I इक्वल टू एप्सिलॉन CL या इक्वल टू कांस्टेंट A। ये इक्वेशन आपको थर्ड ईयर में फिर मिलेगा, सिमिलर इक्वेशन।
तो log आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू ई सी एल या एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन सी एल इक्वल टू ए फॉर, आप लिख लो सारे लोग कौन कौन से हैं। आई नॉट लिखो पहले, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई लिखो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। सी लिखो पाथ लेंथ ऑफ, सॉरी सी लिखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। सी के बाद ई लिखो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी AbSOR PTIVI एब्जॉर्बिटिविटी, और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट एल लिखिए। पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, पाथ लेंथ ऑफ सैंपल यूजुअली हम लोग ज्यादातर लेते हैं क्या, यूजुअली 1 सेंटीमीटर। और ए लिखिए एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी वैल्यू जो होती है लिख लीजिए, यूजुअली इट्स वैल्यू बिटवीन 0 to 2, 0 से 2 के बीच में होती है। ठीक है, इसका यूज जो है आपको फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में इसका यूज नहीं है, बस आपको बस केवल इसमें बताया गया है, पर जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा इसका यूज है, वहां इसका किस तरह से यूज करना है वो सब चीजें आपको फिजिक्स वाले जो जहां पढ़ेंगे आप वहां आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप नीचे लिखिए लिमिटेशन, लिमिटेशन द बेयर-लेवर्ट लॉ इज रफली ओबे when a single species gives the absorption observe absorption, however the law is not obeyed, however this law not obeyed when, पहला पॉइंट लेके different form of the absorbing molecules are in equilibrium, like as ketoenol tautomers, मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स अगर यूज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रूल फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स थ्रू सम पार्ट या सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, there is a thermal equilibrium between ground electronic state between ground electronic state and lower excited state. और नेक्स्ट लिखिए फ्लोरोसेंट कंपाउंड और कंपाउंड चेंज बाय इरिडेशन आर प्रेजेंट। तो इन 4 शर्तों पे ये काम नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सिर्फ पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए काम करता है। अगर जहां पे 2 रेडिएशन आपस में आ जाए वहां भी काम, जो दोनों को 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे टाटोमर आपको
डाटोमरिक कंडीशन हो गया, वहां पर भी नहीं काम करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां पे कॉम्प्लेक्स जो होगा, मान लिया कि लोअर टू हायर जा रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट से और लोअर जाना शुरू कर दे लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव में, तब वहां पर भी, या हायर स्टेट है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर मॉलिक्यूल्स को मान लीजिए एनर्जी नहीं मिला तो हायर से लोअर में आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, ये वैल्यू जो होती है ये रूल फॉलो नहीं करता है। तो ये इसके बड़े ड्रॉबैक हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से आता है जिसका नाम है मोलर एब्जॉर्बिविटी। ये मोलर एब्जॉर्बिविटी जो है, ये आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट आता है, क्योंकि मोलर एब्जॉर्बिविटी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से लाइट एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद उसका ट्रैवलिंग मीडियम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके टर्म कंडीशन क्या होते हैं। तो हम जब इसके अगले लेक्चर में मिलेंगे तो वहां हम आपको इसके मोलर एब्जॉर्बिविटी पर एक पूरा लेक्चर होगा, मोलर एब्जॉर्बिविटी पर एक बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। या हो सकता है उसी को हम 2 पार्ट में कर देंगे। मोलर एब्जॉर्बिविटी आपका जो है ये बड़े टॉपिकों में से एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी कुछ समझ में आई होगी, क्योंकि अब आपको हम हर बार बोलेंगे कि चैप्टर जो है थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें लिखना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस यानी धैर्य के साथ काम करिएगा। हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि इससे हमको और मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा आप ईमानदारी पूर्वक हमको बताइएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करें। ओके, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।